प्यारे बच्चों, मैं आज आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा और हम 8th क्लास के सभी चैप्टर हम पढ़ेंगे। ये मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है वर्ग और घन। इस चैप्टर का नाम है वर्ग और घन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं वर्ग को? स्क्वायर, है ना। और घन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूब। इनके बारे में इस चैप्टर में डिटेल में दिया हुआ है। और इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी जो थ्योरी होगी ना उसको अच्छे से पढ़ेंगे। अगर हमें थ्योरी अच्छे से पढ़नी आ गई, ठीक है, तो हम खुद भी चैप्टर को पढ़ के समझ सकते हैं। इसलिए हमें जो चैप्टर की जो थ्योरी होती है किसी भी चैप्टर की, वो हमें समझ में आनी चाहिए और हमें खुद भी प्रयास करना चाहिए। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, मेरे साथ साथ सीखने का प्रयास करना, और उसके बाद अंत में हम जो भी इसके सवाल दिए हैं, जो भी क्वेश्चन दिए हैं, उनको हल करेंगे बहुत ही इजी वे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है कि इस चैप्टर में यहाँ एक पजल दी हुई है। इस पजल को पढ़ते हैं। तो एक रानी थी जिसका नाम क्या था? रत्ना मंजूरी। न एक इच्छा पत्र, इसको कहते हैं वसीयतनामा। ठीक है, यानी कि मेरे बाद में जो मेरी वसीयत है या जो मेरी प्रॉपर्टी है वो किसको मिलनी चाहिए, वो इसने एक लिखा था। उसमें क्या था कि जिसमें उनके रत्नों, इसने जो वसीयतनामा लिखा उसमें उनके रत्नों के विवरण के साथ साथ एक पहेली भी सम्मिलित थी। इच्छा पत्र पढ़ने के समय रानी के पुत्र, ठीक है, ये इसके पुत्र का नाम है, ठीक है, खोइसनाम, इसके पुत्र का नाम है खोइसनाम। और उनके 99 संबंधियों ने, जो इसका जो पुत्र था खोइसनाम और उसके 99 जो भी रिलेटिव थे, उनको क्या किया? रानी ने आमंत्रित किया। ठीक है, उसके बाद रानी अपने सभी रत्न अपने पुत्र को देना चाहती थी। रानी अपने सभी रत्न अपने पुत्र को देना चाहती थी, परंतु रानी को ज्ञात था या रानी को पता था कि यदि मैंने ऐसा किया तो मेरे सभी 99 संबंधी मेरे पुत्र को सदैव कष्ट देते रहेंगे। ये बात समझ में आई? मैं समझाता हूं इसे कि रानी को ये पता था कि मैंने अपने पुत्र को ही अपने सारे रत्न और आभूषण, जितनी भी मेरी प्रॉपर्टी है, वसीयत है, अपने पुत्र को ही दे दी, तो उसके जो 99 रिलेटिव हैं वो उसके पुत्र को क्या करेंगे? हमेशा कष्ट देते रहेंगे, है ना। तो इसलिए रानी जानती थी कि उसके पुत्र को वे सभी बातें सिखा दी हैं। इसमें क्या था पहेली में कि रानी ने क्या करा था कि अपने पुत्र को वो सारी बातें सिखा दी थी जो उसे इच्छा पत्र में दी गई थी। यानी कि रानी ने क्या करा था कि जो भी वसीयतनामा था उसमें जो लिखा था या उसमें जो पहेली लिखी थी, उसने वो अपने पुत्र को पहले से ही सिखा दी थी। ठीक है, और पहेली को हल करने में उससे क्या था कि पहेली को हल करने में आवश्यक होंगी। रानी ने अपने इच्छा पत्र में जो लिखा वो इस प्रकार था, यानी कि जो रानी ने अपने इच्छा पत्र में लिखा वो क्या था, वो नीचे दिया गया है। देखो वो क्या था, इसे पढ़ते हैं। मैंने एक पहेली बनाई है, ठीक है, यदि आप सभी 100 व्यक्ति, रानी ने क्या करा, सभी को बुलाया और उसने बताया कि मैंने एक पहेली बनाई है, यदि आप सभी 100 व्यक्ति इसे एक साथ हल कर लेते हैं तो रत्नों को समान रूप से बांट लेंगे। तो रानी ने कहा, भाई 100 व्यक्ति थे, एक उसका पुत्र था, 99 उसके रिलेटिव थे। रानी ने ये कहा कि अगर आप 100 के 100 व्यक्ति इसको हल कर लेते हो इस पहेली को, लेकिन वो हल कैसा करना चाहिए? अगर एक साथ हल कर लोगे, यानी एक साथ सोल्व कर लोगे इस पहेली को, तो ये जो रत्न है, आभूषण है, जो भी वसीयत है, सबको क्या करेंगे? बराबर रूप से बांट लेंगे। और आप में से यदि कोई व्यक्ति इसे सबसे पहले हल कर लेता है तो वह सभी रत्नों का उत्तराधिकारी होगा। रानी ने कहा कि यदि आप इसे सब एक साथ हल कर लेंगे तो बराबर बांट लेना। ये लेकिन जिसने भी सबसे पहले इस पहेली को हल कर लिया तो वो क्या करेगा?
इन सभी रत्न आभूषणों का वो क्या होगा, उत्तराधिकारी होगा। उत्तराधिकारी, समझ रहे हो ना उत्तराधिकारी क्या होते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। आप सभी को शुभकामनाएं, इतना कह दिया उसने, आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट कह करके फिर आगे बढ़ते हैं। खोइश नाम, क्या ये उसके पुत्र का नाम है, और उसके 99 संबंधियों को मंत्री जो था उनका, उसने क्या करा, एक गुप्त कक्ष में ले गया, एक सीक्रेट रूम में, है ना, लेके गया, जिसमें 100 लॉकर रखे थे। अब जो मंत्री था रानी का, वो एक खोइश नाम उस रानी के पुत्र को और जो उसके 99 संबंधी थे उनको एक रूम में लेकर के गया। कौन से रूम में, एक गुप्त रूम में, ठीक है। मंत्री ने पहेली की व्याख्या इस प्रकार की, मंत्री ने बताया कि भाई जो पहेली है वो इस प्रकार है और आपको इस तरीके से उसे हल करना है। मंत्री ने क्या बताया कि संख्या 1 वाला व्यक्ति प्रत्येक लॉकर को खोलता है। और देखो जिस रूम में वो मंत्री लेके गया था उन 100 व्यक्तियों को, उसमें कितने लॉकर थे, 100 के 100 लॉकर थे, ऐसे छोटे 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 100 लॉकर बने हुए थे। मंत्री कहता है कि जो संख्या 1 वाला व्यक्ति है, संख्या 1 वाला व्यक्ति है, वो प्रत्येक लॉकर को क्या करेगा, खोलेगा। जो संख्या 1 वाला व्यक्ति है वो सिर्फ सभी लॉकर को खोलेगा, यानी कि वो 100 के 100 लॉकर को खोलेगा, 1 2 3 4 5, इस तरीके से वो सभी लॉकर को 100 के 100 लॉकर को खोलेगा, है ना। मैं समझाने के लिए एक बोर्ड ले लेता हूं यहां पर, इतने ही ओपन होगा, इतने पढ़ते हैं। अब उसने कहा मंत्री ने कि जो संख्या, मंत्री ने कहा कि जो संख्या 2 वाला व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, दूसरे लॉकर, ठीक है, को घुमाता है। संख्या 2 वाला व्यक्ति प्रत्येक दूसरे लॉकर को घुमाता है, यानी कि प्रत्येक दूसरे क्या मतलब है, दूसरा, चौथा, छठा। अब यहां आप ध्यान दो, एक टेबल बन रही है 2 की, देखो दूसरा, 2 के बाद 4 आ गया, 6 आ गया, इस प्रकार वो सभी लॉकरों को, यानी कि प्रत्येक दूसरे लॉकर को घुमाता है, प्रत्येक दूसरे लॉकर को घुमाता है। घुमाने का क्या मतलब है, दिया हुआ है ब्रैकेट में, अर्थात यदि लॉकर खुला है तो उसे वो क्या करेगा, बंद कर देगा, यदि लॉकर बंद है तो उसे खोल देगा, है ना। लेकिन 2 4 6 8 इस प्रकार से जो नंबर होंगे, ठीक है, तो ये कहां तक चलेगा, 100 तक, ये भी 100 तक जाएगा। यानी कि जो 2 वाला व्यक्ति है वो दूसरे, चौथे, छठे लॉकर को क्या करेगा, घुमाएगा। तो देखो अब यहाँ 1 से लेके पहली वाली कंडीशन में, पहली वाली कंडीशन ये थी कि जो संख्या 1 वाला व्यक्ति है प्रत्येक लॉकर को खोलता है, तो 100 के 100 लॉकर क्या होंगे, खुल जाएंगे, है ना। और दूसरा वाला जो व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, प्रत्येक दूसरे को, यानी कि जो भी सम संख्याएं आ रही हैं उनको क्या करेगा, वो घुमाएगा। जब घुमाएगा तो 2 4 6 8 वाले क्या होंगे, सभी बंद हो जाएंगे, है ना, क्योंकि 100 के 100 लॉकर खुले हुए हैं, 100 के 100 लॉकर खुले हुए हैं। और दूसरी कंडीशन में 2 4 6 8 10 इस तरीके से चलते रहेंगे 100 तक, वो क्या करेगा, खुले लॉकर को घुमाएगा। तो जो पहले से खुले हुए हैं जब घुमाएगा तो वो क्या होंगे, बंद हो जाएंगे, है ना। इसी तरीके से आगे देखना, संख्या 3 वाला व्यक्ति प्रत्येक तीसरे लॉकर को, जैसे ऊपर क्या था, प्रत्येक दूसरे लॉकर को था, ऊपर क्या था, प्रत्येक दूसरे लॉकर को, इसी प्रकार यहाँ है प्रत्येक तीसरे लॉकर को, प्रत्येक तीसरे लॉकर को, यानी कि 3 का टेबल, जैसे यहाँ 2 का टेबल था, यहाँ 3 का टेबल, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, इस तरीके से 99 आ जाएगा, है ना। तो जो 3 वाला व्यक्ति है, जो संख्या 3 वाला जो व्यक्ति है, जो तीसरे नंबर का व्यक्ति है, वो तीसरे, छठे, 9वें को घुमाएगा, यानी कि जब वो घुमाएगा, या कह सकते हैं हम टॉगल करेगा, इंग्लिश में बोलते हैं टॉगल करेगा, घुमाएगा। तो घुमाने का यहाँ ये मतलब है कि जो लॉकर खुला होगा उसे बंद कर देगा, जो बंद है उसे खोल देगा, है ना। और 4 वाला व्यक्ति भी घुमाएगा इसी तरीके से, वो कह रहा है 4 वाला व्यक्ति होगा वो प्रत्येक चौथे लॉकर घुमाता है, चौथे लॉकर का मतलब चौथा, 8वां, 12वां, ठीक है, यानी कि 4 का टेबल, चौथा, 8वां, 12वां, इसी तरीके से कितना आ जाएगा यहाँ पर, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 96, जो लास्ट का नंबर होगा वो 96 होगा इसके लिए, है ना, जिसको वो घुमाएगा। और यह प्रक्रिया तब तक निरंतर चलती रहेगी जब तक सभी 100 व्यक्तियों की बारी नहीं आ जाती। इसी तरीके से भाई 5वां आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, वो प्रत्येक 5वें लॉकर को घुमाएगा। इसी तरीके से छठा वाला व्यक्ति होगा वो प्रत्येक छठे लॉकर को घुमाएगा, है ना, चलता रहेगा 100 तक।
इसी तरीके से 7 वाला व्यक्ति 7 दूनी 14, 7 या 21, इसी तरीके से आगे तक चलता रहेगा। इसी तरीके से 100 तक। 99 वाला व्यक्ति प्रत्येक 99 लॉकर को एक ही बार घुमाएगा। 100 वाला व्यक्ति सिर्फ एक ही बार 100वें लॉकर को ही घुमाएगा। तो ये प्रक्रिया क्या होगी, ये जो प्रक्रिया होगी तो ये 100 व्यक्तियों तक इसी तरीके से चलती रहेगी। अब इसमें क्या इंटरेस्टिंग बात है तो वो आगे पता चलेगी हमें। और अंत में कुछ ही लॉकर खुले रह जाते हैं। अंत में क्या होगा हमारे, इसी तरीके से यदि हम करते रहें तो अंत में जो कुछ लॉकर होंगे वो खुले रह जाएंगे, है ना। यहाँ कह रहा है, यही कह रहा है, कुछ लॉकर खुले रह जाते हैं अंत में। और जिन पर अंकित रत्नों के विषय में गुप्त संकेत, है ना, गुप्त संकेत, एक यहाँ पर क्या होगा, एक गुप्त संकेत दिया होगा, ठीक है, सीक्रेट कोड होगा एक इसमें, जो लास्ट में जो भी लॉकर खुले मिलेंगे हमारे, लास्ट में हमारे क्या होंगे, जो भी लॉकर खुले होंगे उसमें क्या होगा, उसमें एक सीक्रेट कोड होगा। और जो वही कोड है उससे क्या होगा, आगे चलिए बताते हैं। तो प्रक्रिया के, अब यहां देखो, इसे देखना, प्रक्रिया के आरंभ होने से पूर्व ही खोइश नाम को समझ में आ गया कि अंत में कौन से लॉकर खुले मिलेंगे, ठीक है। अब जब ये वाली प्रक्रिया जो पहली स्टार्ट करी थी उससे पहले ही, इस पहेली को बताते बताते ही खोइश नाम को, कौन है, ईरानी का पुत्र, उसको ये समझ में आ गया था कि अंत में कौन से लॉकर खुले मिलेंगे, है ना। तो वही कह रहा है कि उसने इस उत्तर को कैसे ज्ञात किया होगा, ठीक है। संकेत पता लगाइए कि प्रत्येक लॉकर कितनी बार घुमाया गया, प्रत्येक लॉकर कितनी बार घुमाया गया, हमें यह पता लगाना है। तो उसे आगे देखिए, यदि एक लॉकर को, यहां देखना, यदि एक लॉकर को विषम संख्या में घुमाया, ठीक है, घुमाएंगे तो क्या होंगे, जो खुला है उसे बंद कर देंगे और जो बंद है उसे खोल देंगे, है ना। घुमाया जाए तो वह खुल जाएगा। ये कह रहा है कि यदि एक लॉकर को विषम संख्या में घुमाया जाए तो वो क्या होगा, खुल जाएगा। जैसे देखो, जो पहला लॉकर था उसे क्या करा हमने, ओपन कर दिया, दूसरे को क्लोज कर दिया, तीसरे को ओपन कर दिया। इस तरीके से कहानी चल रही है हमारी, है ना, ये कहानी हमारी इस तरीके से चल रही है। लेकिन वो ये कह रहा है कि अगर कोई भी लॉकर विषम संख्या में घुमाया जाता है, यानी कि पहले लॉकर को, तो वो क्या है, खुला रह जाता है। जैसे देखो, यहाँ विषम नंबर है 1, यहाँ विषम संख्या है 3, है ना। इसी तरीके से 4 पे क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, और 5 पे क्या होगा, ओपन हो जाएगा। यानी कि अगर किसी भी लॉकर को विषम संख्या में घुमाया जाता है तो वो लॉकर क्या है, खुला रह जाएगा, अन्यथा वह बंद होगा। यानी कि जो सम संख्या पर हम किसी लॉकर को घुमा रहे हैं तो वो बंद मिलेगा, और विषम संख्या पर उस लॉकर को हम घुमा रहे हैं तो वो खुल जाएगा। तो एक लॉकर को जितनी बार घुमाया गया है, यहां देखना, इस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक लॉकर को जितनी बार घुमाया गया है वह लॉकर उस संख्या के गुणनखंडों की संख्या के समान होता है, ठीक है। अब यहां दिया हुआ है, देखो, जैसे 6 दिया हुआ है, इसको समझाता हूं, यहां देखना आगे। उदाहरण के लिए लॉकर संख्या 6 को लेते हैं, तो लॉकर संख्या 6 के लिए संख्या 1 वाला व्यक्ति क्या करेगा, इसे खोलेगा, है ना। 1 वाला व्यक्ति क्या करेगा, इसे, जो संख्या हमारे 1 वाला व्यक्ति पजल में पढ़ा था ना हमने, ऊपर यहां दिखाता हूं, पजल में क्या है, संख्या 1 वाला व्यक्ति क्या करता है, लॉकर को खोलता है, दूसरा वाला व्यक्ति लॉकर को घुमाता है, यानी कि उसे क्या करेगा, वो क्लोज कर देगा 2 वाला व्यक्ति, है ना। तो वही कह रहा है कि संख्या 1 वाला व्यक्ति से खोलता है, जो पहले में ऊपर 4 पॉइंट दिए थे, है ना, और संख्या 2 वाला व्यक्ति क्या करता है, इसको बंद कर देता है। 3 वाला व्यक्ति क्या करता है, इसे खोलता है। देखो, जो हमारी विषम संख्या आ रहे हैं, जो विषम संख्या आ रही है हमारी, उस पर लॉकर क्या होता है, खुल जाता है। 2 पे क्या हो रहा है, लॉकर बंद हो जा रहा है। 1 पे क्या हो रहा है, लॉकर खुल जाता है ना। और संख्या जो 6 वाला व्यक्ति है, 6 वाला व्यक्ति क्या करता है, वो इसको लॉकर को बंद कर देता है। तो संख्याएं 1, 2, 3, 6, यह सभी क्या है, 6 के गुणनखंड हैं। ये सभी क्या है,
6 के गुणनखंड है ना। यदि गुणनखंडों की संख्या सम है तो लॉकर सम संख्या में घुमाया जाएगा और अंत में यह बंद रहेगा। समझ में आ रहा है? यदि ये कह रहा है, देखो जैसे 6 है, 6 के फैक्टर क्या होंगे? 6 के फैक्टर यहां दिए हुए हैं 1, 2, 3 और 6, 6 के गुणनखंड। और ये कितनी है इनकी संख्या? 4 है। ये कितने गुणनखंड हैं? 4 है। और 4 क्या है बेटा? एक सम संख्या है। 4 क्या है? एक सम संख्या है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर हम किसी भी लॉकर को सम संख्या में घुमाएंगे तो वो क्या मिलेगा? हमें बंद मिलेगा। और वो यही कह रहा है कि कोई भी लॉकर है, उसकी संख्या 6 है, तो जो उसके फैक्टर होंगे अगर वो सम संख्या में है तो लॉकर बंद मिलेगा, और विषम संख्या में है तो लॉकर क्या मिलेगा? हमारा खुला मिलेगा, विषम संख्या में है तो ध्यान दीजिए, किसी भी संख्या के प्रत्येक गुणनखंड का एक सहगुणनखंड होता है। प्रत्येक संख्या के गुणनखंड का एक सहगुणनखंड होता है, इसे बोलते हैं हम पार्टनर फैक्टर। प्रत्येक संख्या के गुणनखंड का एक सहगुणनखंड होता है, इसे बोलते हैं हम पार्टनर फैक्टर। यहां से ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। यहां देखिए, वो कह रहा है प्रत्येक संख्या के गुणनखंड का एक सहगुणनखंड होता है जिन्हें परस्पर गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। जिन्हें परस्पर मतलब आपस में गुणा करने पर क्या होता है? दी गई संख्या प्राप्त होती है। तो यहां 6 के लिए गुणनखंड क्या है? 1 और 6। ये क्या है? सहगुणनखंड है, नहीं है ये। और एक युग्म बनाते हैं, युग्म मतलब पेयर, एक जोड़ा बनाते हैं। इसके साथ 2 और 3 इसी संख्या के एक अन्य सहगुणनखंड युग्म बनाते हैं। इसको मैं समझाता हूं, देखो। यहां देखना बच्चों कि ये 6 है। अगर हमें 6 के फैक्टर निकालने हैं, कैसे निकालते हैं हम गुणनखंड? हमें 6 के फैक्टर निकालते हैं तो हम पहले देखेंगे 1 इंटू 6। 1 इंटू 6 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, 6 आएगा। फिर यहां हमने 1 लिया, हम 1 से स्टार्ट करेंगे। अब यहां लेंगे हम दूसरा नंबर, यहां लेंगे हम 2। अब 2 में हम किसकी मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए? तो 2 इंटू 3, 6 आ जाएगा। फिर उसके बाद 4 लेंगे, वो 3 लेंगे, तो 3 इंटू 2, 6 आ जाएगा। लेकिन ये तो हमने लिया हुआ है तो इसलिए इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो वही बात होगी, घूम करके आ गया। उसके बाद 5, 6, उसके बाद लेंगे 5 है नहीं, फिर 6 लेंगे, 6 इंटू 1, ये भी हमने लिया हुआ है, इसको हम नहीं लेंगे। तो ये 2 तो हम नहीं लेंगे, है ना। जो रिपीट हो जाएगा हमारा उसको हम क्या करेंगे? नहीं लेंगे। तो हमारे 6 के कौन कौन से फैक्टर बने? तो 6 के जो हमारे फैक्टर बने वो हमारे हो गए 1, 6, 2 और 3। गुणनखंड का मतलब होता है जो हमारी संख्या है, जैसे 6 के गुणनखंड है तो हम ये देखेंगे, गुणनखंड का मतलब ये होता है कि जो 6 है हमारा किस किस की टेबल में आता है। तो 6 हमारा 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है और 6 की टेबल में आता है ना। तो यहाँ हमारे कितने गुणनखंड होंगे? 6। तो यहाँ जो हम देखो बच्चों, यहाँ जो 1 और 6 है, ये वाला, यहाँ जो 1 और 6 है और ये 2 और 3 है, ठीक है, तो इनको ही बोलते हैं हम सहगुणनखंड। सहगुणनखंड यानी कि 1 का पार्टनर 6 है और 6 का पार्टनर 1 है, 2 का पार्टनर 3 है और 3 का 2 है। सह एक तरह से साथी से समझ लो कि ये दोनों आपस में साथी हैं और ये दोनों आपस में साथी हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। और ये क्या करते हैं, वो क्या कह रहा था, एक पेयर बनाते हैं। ये एक पेयर बन गया, है ना, एक जोड़ा बन गया, एक युग्म बन गया। ये आगे चलते हैं, एक युग्म बनाते हैं, साथ ही 2 और 3 इसी संख्या का एक अन्य सहगुणनखंड युग्म बनाते हैं। पढ़ लिया हमने। अब यहां देखना, ये क्या कह रहा है कि क्या प्रत्येक संख्या के गुणनखंडों की संख्या सम होती है? ठीक है,
ये कह रहा है जैसे भाई हमारा 6 है, जैसे हमारा यहाँ क्या है 6 है, और 6 के जो गुणनखंड हैं वो कितने हैं भाई, 1 निकल के आया हमारा, 3 निकल के आया, 2 निकल के आया और 6 निकल के आया। तो ये 4 है। तो ये 4 जो गुणनखंड हैं, 4 क्या एक सम संख्या ही तो है। तो ये जो गुणनखंड है हमारी सम संख्या में। ऐसे ही हम देखो हम 4 को ले लेते हैं। 4 के गुणनखंड क्या है हमारे 1 है ना। कैसे पता लगेगा, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 का टेबल लेंगे, 1 की गुणा 4 में करेंगे तो 4 आएगा। फिर 2 लेते हैं, 2 की गुणा किस में करेंगे, 4 आ जाए 2 में करेंगे। और 3 को लेंगे, नहीं है। और 4 आगे 4 लेंगे, 4 एकम 4, फिर वो रिपीट हो जाएगा तो उसको नहीं लेंगे। तो हमारे कितने गुणनखंड निकल के आए यहाँ पर, यहाँ कितने गुणनखंड निकल के आए हमारे, तो एक तो ये हो गया 1, और एक हो गया 4, और एक हो गया 2। ठीक है। अब यहाँ देखना कि जो 4 के जो फैक्टर होंगे हमारे वो कितने निकल के आए हमारे, 1, 4 और 2। अब 2 को नहीं लेंगे, हम अलग अलग संख्या को ही काउंट करते हैं गुणनखंड में, क्योंकि 2 का टेबल तो हमने ले लिया, 1 का भी ले लिया, 4 का भी ले लिया, है ना। तो इसको नहीं लेंगे। मतलब हम जो रिपीट जो होता है हमारा, जो हमारा पेयर, जो हमारा सह गुणनखंड, ठीक है, जो हमारा पार्टनर फैक्टर जो होता है, उसमें अगर वो रिपीट हो रहे नंबर, ठीक है, उसी नंबर के साथ ही गुणा हो रही है, तो उसको क्या करते हैं हम, नहीं लेते उसमें से। मतलब लेते हैं लेकिन उसमें से किसको लेंगे, हम 1 को ही लेते हैं, क्योंकि दोनों संख्या हमारी सेम है ना, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। तो इसमें से सिर्फ हम एक ही नंबर को लेंगे। तो यहाँ कितने गुणनखंड हो गए 4 के, यहाँ हो गए हमारे 3। इसी तरीके से 1 को देखेंगे, तो 1 का गुणनखंड, 1 की मल्टीप्लाई यदि हम 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो इसके हम ये नहीं कहेंगे यहाँ पर कि 2 गुणनखंड है, तो सिर्फ इसका 1 ही गुणनखंड है। इसी तरीके से हम यहाँ 9 को ले लेते हैं, तो 9 का गुणनखंड कितना होगा, यदि हम 1 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 9 आएगा। फिर 2 ले लेते हैं। अब 2 की मल्टीप्लाई, ये तो बैठेगा ही नहीं, 3 ले लेते हैं इसकी जगह। अब 3 की मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे या तो 2 आएगा, है ना। 4, 5, 6 और कुछ होगा नहीं। तो हमारे यहाँ गुणनखंड कितने हो गए, तो यहाँ हमारे गुणनखंड होंगे 1, 9 और 3। ठीक है। अब यहाँ जो नंबर रिपीट होता है हम उसको नहीं लेते, उसमें से क्या करेंगे, हम सिर्फ एक ही संख्या को लेंगे, एक ही नंबर को लेंगे, क्योंकि हमें गुणनखंड निकालने। तो देखो 4 वाले में गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 3। 1 वाले में गुणनखंड की संख्या कितनी है, 1। 9 वाले में गुणनखंड की संख्या कितनी है, 3, है ना। तो यहाँ एक चीज और देखना, एक चीज यहाँ आपको समझ में आ रही होगी कि जो नंबर हमारे स्क्वायर हैं, जो हमारे नंबर स्क्वायर हैं, जो हमारे वर्ग हैं, जो हमारे वर्ग संख्या है, जैसे 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है ना। 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। तो जो हमारी वर्ग संख्याएं होती हैं उनके जो गुणनखंड निकल के आते हैं वो हमेशा किस में निकल के आएंगे, हमारे विषम संख्या में। वो हमारे किस में निकल के आएंगे, हमेशा विषम संख्या में निकल के आएंगे। ऐसी देखो 16 का गुणनखंड दिखाता हूं मैं यहाँ पर। 16 गुणनखंड कितना होगा, 1 की मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो 16 आएगा। 2 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे 16 आएगा। 3 की मल्टीप्लाई नहीं बैठेगा ये। 4 की मल्टीप्लाई 4 चौक 16, है ना। और आगे फिर नहीं भी कोई टेबल ऐसा आएगा। यानी कि जो हमारा 16 है वो किस किस की टेबल में आ रहा है, 1 की टेबल में, 16 की टेबल में, 2 की टेबल में, 4 की में, 8 की में, है ना। अब यहाँ देखो 2 बार 4 दिया हुआ है, तो जो हमारा नंबर रिपीट होगा वो सिर्फ जो हमारी परफेक्ट स्क्वायर संख्या होंगी, जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी हमारी, है ना, जो वर्ग संख्याएं होंगी उसमें ही नंबर रिपीट होगा। और उसमें से क्या करेंगे, हम एक ही नंबर लेते हैं रिपीट में से। तो इसलिए जितनी भी परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी उसमें क्या होगा, जो भी गुणनखंडों की संख्या होगी वो हमेशा विषम संख्या में होगी। तो यही कह रहा था वो यहाँ पर कि क्या प्रत्येक संख्या के गुणनखंडों की संख्या सम होती है, तो हम यहाँ लिखेंगे नहीं। उसने एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, जैसे 9 के लिए देखो 1, 9, 3, 3। तो जो गुणनखंड होंगे हम 1 को लेंगे, 9 को लेंगे यहाँ और सिर्फ 3 को लेंगे, है ना, 4 नहीं लेंगे। तो 1, 2, 3, क्योंकि हमारी कितने प्रकार की संख्या है इसमें, हमारी 3 ही प्रकार की तो है, 1, 9 और 3, क्योंकि 3 तो दोबारा से रिपीट हो जाएगा। इसी तरीके से 4 को देखना, यहाँ क्या 1, 4, 2, ठीक है। यहाँ कितने गुणनखंड हैं, 3 है। अब संख्या 1 के लिए कितने गुणनखंड है, 1 है।
तो वही कह रहा था यहाँ पर, क्या प्रत्येक संख्या के गुणनखंडों की संख्या सम होती है? तो हम यहाँ लिखेंगे नहीं। आगे चलते हैं। अब कुछ स्थितियों में हम देखते हैं कि गुणनखंड युग्म में संख्याएं समान होती हैं। तो बताया ना ऊपर मैंने कि कुछ गुणनखंड में क्या होता है कि जो सह गुणनखंड होते हैं उनमें क्या होता है, जो संख्याएं होती हैं वो समान होती हैं। बताया था ना, यहाँ पे देखना, जैसे देखो 4 वाले में संख्याएं समान हैं। यहाँ क्या था, पेन चेंज कर लेते हैं। यहाँ देखो, यहाँ क्या था, यहाँ 3 3 ये समान है, और यहाँ कितना था, यहाँ 4 4 समान है। तो वही कह रहा है इस बात को यहाँ पर कि गुणनखंड युग्म में संख्याएं समान होती हैं कुछ स्थितियों में, जैसे 2 और 2 है ना। तो क्या आप, क्वेश्चन मार्क लगा होगा तो उसमें कुछ ना कुछ पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, क्या आप उपयुक्त समझ का उपयोग करके अन्य संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं? तो वह कह रहा है क्या आप इस तरीके से अन्य संख्याएं भी ज्ञात कर सकते हैं? भाई बिल्कुल कर सकते हैं, कि जो परफेक्ट स्क्वायर होंगी उसमें क्या होगा, नंबर हमारा रिपीट होगा। जैसे 2 और 2 रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 3 3 रिपीट हो रहा था 9 में, 16 के गुणनखंड में 4 4 रिपीट हो रहा था। तो इसी प्रकार हम आगे भी संख्या लिख देंगे। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 16 का 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 8 का 64 हो गया। तो जिनके गुणनखंडों की संख्या विषम होती है, क्या आप ऐसी संख्या लिख सकते हैं? वो ये कह रहा है कि जिनके गुणनखंडों की संख्या विषम होती है। बिल्कुल भाई, 25 हो गया, 36 हो गया, 49 हो गया और 64 हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर जो आप पहेली बता रहे थे वो कहाँ चली गई? तो बेटा जो पहेली का आंसर है ना, वो समझाने के लिए ही ये सारी चीजें वो समझा रहे हैं इसमें थ्योरी में, ठीक है। इसको पहले हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। अब यहाँ देखना, उदाहरण के लिए 36 का एक गुणनखंड 6 और 6, एक पेयर क्या होगा इसका, 6 और 6। यहाँ दोनों संख्याएं 6 हैं, इस संख्या के गुणनखंडों की संख्या विषम है। ये मैंने आपको बता दिया ऊपर। 36 है क्या है, एक वर्ग संख्या है, किसकी, 6 की, है ना। तो इसका एक पेयर होगा 6 × 6, उसमें से हम क्या कर लेंगे, उसमें से हम करेंगे एक को ले लेंगे, उसमें से हम एक संख्या को ले लेंगे। तो जो भी संख्या हमारी पूर्ण वर्ग होंगी, परफेक्ट स्क्वायर होंगी, वर्ग होंगी, तो उनमें जो गुणनखंडों की संख्या होगी वो क्या होगी, विषम होगी। तो इस संख्या गुणनखंडों की संख्या विषम है। यहाँ 6 के अतिरिक्त 36 के गुणनखंडों का सह गुणनखंड भिन्न है ना। 6 के अतिरिक्त क्या है, वो ये कह रहा है भिन्न है। तो यहाँ समझो कि वो कह रहा है कि 36 के अतिरिक्त, 36 में देखो 1 की गुणा 36 में करेंगे तो 36 आएगा, 2 की गुणा किस में करेंगे 18 में तो 36 आएगा, 3 की गुणा 12 में करेंगे तो 36 आएगा, और 4 की गुणा 9 में करेंगे तो 36 आएगा, ठीक है। और 6 की गुणा 6 में करेंगे तो हमारा 36 आएगा। तो वह इसी बात को कह रहा है कि यहाँ 6 के अतिरिक्त 36 के प्रत्येक गुणनखंड का सह गुणनखंड भिन्न है। सह गुणनखंड किसे कहते हैं हम, देखो ये जो एक पेयर है, ये जो पेयर है, ये क्या है, सह गुणनखंड है, पार्टनर फैक्टर बोलते हैं इनको, है ना। तो वो कह रहा है 6 के अलावा सबकी जो संख्या यहाँ देखो वो अलग अलग है, लेकिन 6 वाले में क्या है, दोनों संख्या हमारी सेम है। इसी बात को कह रहा है। तो 36 के गुणनखंडों की संख्या यहाँ क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी। तो क्या यह कथन सत्य है, जांच कीजिए। तो बिल्कुल सत्य है, हमने चेक कर लिया आगे। अब यहाँ कह रहा है अतः उपयुक्त समझ, यानी कि जो हमने ऊपर समझा है उसके आधार पर 1 4 9 16 इत्यादि संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, विषम होगी, है ना। ये हम समझ चुके हैं। अब यहाँ देखिए 1 × 1, 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4। अब इसी तरीके से हर गुणनखंड में जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी उसमें एक नंबर क्या होगा, हमारा रिपीट हो रहा होगा, जिसकी खुद से ही गुणा हो रही होगी। तो अब यहाँ क्या कह रहा है वो कि किसी संख्या को स्वयं से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को संख्या का क्या कहते हैं, वर्ग संख्या कहते हैं, या उस संख्या का वर्ग कहते हैं, ठीक है। वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी संख्या को यदि हम स्वयं से गुणा करें, यानी कि उसी संख्या से गुणा करें, तो जो भी हमारी संख्या होगी, जैसे 4 निकल के आए तो हम इसे बोलेंगे वर्ग संख्या या वर्ग। अब 3 है, अब 3 को स्वयं से गुणा करेंगे तो जो हमारी संख्या निकल के आएगी यहाँ पर 9, तो वो क्या होगी, एक वर्ग संख्या होगी। 4 है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 16 आएगा। तो 16 क्या है, एक वर्ग संख्या है।
ठीक है बेटा। तो आगे चलिए, केवल वर्ग ही वे संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंडों की संख्या विषम होती है, ये हम पढ़ चुके हैं आगे। ठीक है, लेकिन सिर्फ वर्ग ही वो संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, विषम, क्योंकि वर्ग में एक नंबर हमारा रिपीट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्योंकि उनमें से प्रत्येक का एक गुणनखंड ऐसा होता है जिसे स्वयं से गुणा करने पर वह संख्या प्राप्त होती है ना। हम सीख चुके हैं ना कि प्रत्येक गुणनखंड में एक नंबर हमारा क्या होता है, रिपीट होता है। अतः प्रत्येक लॉकर जिसकी संख्या एक वर्ग है, अब यहाँ क्या है हमारा, ये लाइन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वाली कलर चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ देखना, ये वाली जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक तरह से हमारी जो पहेली है उसका फाइनल समझने का एक तरीका है कि अंत में क्या है कि प्रत्येक लॉकर जिसकी संख्या एक वर्ग है वह खुला रह जाएगा। जिसकी संख्या, हमने बताया था ना, ऊपर पढ़ा था कि जो भी लॉकर होंगे जो सम संख्या में होंगे वो क्या होंगे हमारे, वो बंद हो जाएंगे। जैसे देखो पहले नंबर पर क्या करा था उसने, सभी लॉकर को ओपन कर दिया था, दूसरे पर क्या कर दिया था, क्लोज कर दिया था, है ना। तो इसी तरीके से, चलो मैं इसे और अच्छे से समझाता हूं। जैसे यहां देखना, जैसे यहां देखना कि जो संख्या एक है ना, तो ये किसका वर्ग है, एक का वर्ग क्या है, एक है। तो जो एक पे क्या होगा हमारा, जो एक वो क्या करेगा, इसे ओपन करेगा। अब दो का स्क्वायर कितना हो गया, चार हो गया। तो चार के फैक्टर क्या हो गए, एक, दो, है ना, यही हुआ ना। तो इसमें क्या होगा, जो पहला नंबर वाला होगा वो क्लोज हो जाएगा लॉकर, जो दूसरे नंबर का होगा वो नहीं, पहले नंबर का ओपन हो जाएगा, दूसरे का क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्योंकि जो पहले नंबर वाला था वो क्या कर रहा था, सभी को ओपन कर रहा था, सभी लॉकरों को, है ना। तो इसी तरीके से जो तीन नंबर वाला होगा, यानी कि जो 9 होगा, 9 के फैक्टर कितने हो गए हमारे, एक, तीन। ठीक है, तो ये भी क्या होगा हमारा, एक, तीन और 9, 9 के फैक्टर जो हो गए। तो यहां पर क्या होगा, ओपन, क्लोज और ओपन। इसी तरीके से जो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा निकल के, 16। और 16 के फैक्टर कितने हो गए, एक, दो, चार, 8 और एक खुद में 16। तो यहां पर क्या होगा, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन। तो यहां आप एक चीज देखना कि जो भी नंबर हमारे वर्ग हैं, जैसे 1, 4, 9, 16, तो उनमें जो हमारी संख्या निकल के आ रही है, जो मतलब गुणनखंडों की संख्या निकल के आ रही है, वो कितनी है, विषम है ना, विषम। यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। तो उनमें क्या होगा, लॉकर लास्ट में क्या रह जाएगा, ओपन रह जाएगा, है ना। उसमें क्या होगा, लॉकर लास्ट में ओपन रह जाएगा। तो उसने कैसे पता लगाया कि जो कौन कौन से लॉकर खुले, उसने ऐसे पता लगाया। अब मैं देखो फाइनल इस पहेली का आंसर बताता हूँ। उसने ऐसे पता लगाया कि लास्ट उसने देख लिया भाई 1 से लेके 100 तक हमारे क्या है, लॉकर हैं। अब 1 से लेके 100 तक में जो वर्ग संख्या में होंगी वो कौन सी होंगी, तो वो तो होगी 1 होगी, और 4 होगी, 9 होगी, है ना। 3 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। यानी कि ये वो 10 संख्याएं होंगी जिनके लॉकर हमारे खुले रह जाएंगे। यानी वो 1 नंबर की, 4 नंबर, 9 नंबर, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100 नंबर के लॉकर होंगे जो हमारे अंत में क्या रह जाएंगे, खुले, है ना। ये वाले लॉकर क्या होंगे, हमारे अंत में खुले रह जाएंगे। वो इस बात को पहले ही समझ गया था क्योंकि उसकी माँ ने, यानी कि जो रानी थी, उसने उसे बता दिया था कि जो नंबर हमारे स्क्वायर में होंगे, जो नंबर हमारे स्क्वायर में होंगे वो हमेशा खुले रह जाएंगे। तो अब जो लॉकर खुले रह गए वो 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100 रह जाते हैं। अब यहाँ ये कह रहा है उन लॉकरों की संख्या लिखिए जो खुले रहते हैं। तो वो लॉकर कौन से हमारे बता दिया मैंने, 1, 9, 16, 25, इसी तरीके से 100, 10 लॉकर थे हमारे। वो यही कह रहा है खोइश नाम जो रानी का बेटा था
अविलंब इन 10 लॉकर से शब्द संकेत एकत्र करता है। जो हमारे, अब वो क्या करता है कि जो 10 लॉकर खुले हुए हैं इसमें से भी पहली में क्या करना है, सबसे पहले में वो लॉकर ढूंढने हैं जो लास्ट में खुले रह जाते हैं। अब उसमें भी जो 10 लॉकर खुले रह जाते हैं उसमें क्या है, एक शब्द संकेत इकट्ठे करने हैं हमें, एक कोड इकट्ठा करना है और इन्हें पढ़ता है गुप्त संकेत। जो हमारा एक जो गुप्त संकेत है पास कोड, वो 5 लॉकर की संख्याएं सम्मिलित हैं जिन्हें ठीक 2 बार घुमाया गया था। ठीक है, इसका क्या मतलब है बेटा कि 2 बार टच किया गया ऐसे लॉकर बताने हैं हमें। अब ये 5 लॉकर कौन से हैं, जिन लॉकरों को 2 बार घुमाया गया वे अभाज्य संख्या वाले लॉकर हैं। जिन लॉकरों को 2 बार घुमाया गया वो अभाज्य संख्या वाले लॉकर हैं। तो देखना